नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं एएमबी नेटवर्क। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में पाक का नापाक चेहरा बेनकाब, फिर संघर्ष विराम का किया उल्लंघन, गोलाबारी में बीएसएफ का जवान घायल। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में ये हमला हुआ है। रामगढ़ में पाक की ओर से ये गोलाबारी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सांबा सेक्टर में ये बड़ा हमला, रामगढ़ में पाक की ओर से गोलाबारी की गई, जिसके बाद बीएसएफ का एक जवान घायल हो गया। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर में पाक का नापाक चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया है। बता दें, गोलाबारी में बीएसएफ का एक जवान घायल हो गया है। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से पाकिस्तान ने हमला किया है। बता दें कि रामगढ़ में पाक का जो नकाब है वो बेनकाब हो चुका है। जम्मू कश्मीर में पाक का नापाक चेहरा बेनकाब होता हुआ अब नजर आया है, क्योंकि एक बार फिर पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी साजिश की गई है। गोलाबारी में बीएसएफ का एक जवान घायल हो गया है। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में यह हमला किया गया। रामगढ़ में पाक की ओर से गोलाबारी की गई है। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं सीधे जम्मू कश्मीर से, जहां पर पाकिस्तान ने एक बार फिर आतंकवादी घटना को अंजाम देने की पूरी कोशिश की और ये गोलाबारी में एक बीएसएफ का जवान घायल हो गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड आज अपनी स्थापना के 23 वर्ष पूरे कर चुका है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर आज प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राजधानी देहरादून में पुलिस लाइन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू परेड की सलामी लेने के साथ ही राज्य की सांस्कृतिक व पारंपरिक दर्शती झांकियों का अवलोकन भी करेगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ देहरादून से हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, आज 30 वर्ष पूरे हो चुके हैं उत्तराखंड को, और उत्तराखंड स्थापना दिवस के इस उपलक्ष्य में उत्तराखंड में क्या कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि आज उत्तराखंड 23 साल का हो चुका है। सन 2000 में उसका उत्तराखंड की स्थापना हुई थी और उसके बाद आज 23 साल का उत्तराखंड होने के बाद प्रदेश भर में उत्साह का माहौल है। जगह जगह पर कार्यक्रम हो रहे हैं और इसी के साथ देहरादून के जो परेड, देहरादून का जो पुलिस लाइन है, पुलिस लाइन में रैपिड परेड का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति खुद पहुंची हैं। उन्होंने परेड की सलामी ली, मुख्यमंत्री के दौरान राज्यपाल मौजूद रहे और उन्होंने जो है पूरी परेड को सलामी ली है और इसी दौरान कई सारे कार्यक्रम भी और हुए। अभी प्रदेश भर में कई सारे कार्यक्रम और भी हो रहे हैं, अलग अलग जगह पर कार्यक्रम है। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो सुबह सुबह मुख्यमंत्री जो है वो शहीद स्मारक पहुंचे थे, उस स्थान पर जहां पर उत्तराखंड के शहीदों का स्मारक है, जिन्होंने अपना बलिदान दिया था उत्तराखंड को बनाने में, उन लोगों का स्मारक है, वहां पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने पुष्प जो है वो अर्पित किए। उसके बाद परेड ग्राउंड में गए, उसके बाद जो है पुलिस लाइन में गए। पुलिस लाइन में उन्होंने रैपिड परेड में हिस्सा लिया और अभी अगर बात करें तो आज राष्ट्रपति यहाँ मौजूद थी, उनका कार्यक्रम था। इसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी और उसके बाद मुख्यमंत्री के अलग अलग कार्यक्रम रहेंगे यहाँ पे। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू आज पुलिस लाइन में मौजूद है, जहां पर वो उत्तराखंड दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में शिरकत कर चुकी है, लेकिन इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू और कहां उत्तराखंड में कार्यक्रम में शामिल होने वाली है? जी बिल्कुल, मैंने आपको यही बताया कि उनका एक ही कार्यक्रम था पुलिस लाइन का। उसके बाद वो 12:30 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। उनका आज बस यही कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम क्योंकि स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में वो यहाँ पर आई थी और उसके बाद जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जी, और इसी के अलावा मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से वो अपने भाषण के माध्यम से जनता को संबोधित कर रही थी उत्तराखंड स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो मैं आपसे जानना चाहूंगी। बिल्कुल, उत्तराखंड की जब बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जिसमें केंद्र से लेकर हर किसी की अपनी एक अलग मतलब भूमिका रहती है। फिर उन्होंने भी उत्तराखंड के शहीदों को याद किया, उन्होंने भी उत्तराखंड की जो प्रगति हो रही है उसकी बात की। उन्होंने बताया कि किस तरह से उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, किस तरह से सन 2000 में उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से अलग हुआ और आज कहाँ पर है। ये सारी बातें वहाँ उन्होंने यहाँ पर अपनी बात रखी है और उसके साथ ही उन्होंने जो है प्रदेश की जो जनता है उन्हें भी संबोधित किया।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश तमाम जानकारी के लिए। आज की ये उत्तराखंड स्थापना दिवस के कार्यक्रम पे अपनी नजर बनाए रखिएगा। इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में एयर क्वालिटी को फिर से गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। दिल्ली में 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक कई इलाके में 500 के पार दर्ज किया गया है। हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से सांस के मरीजों को सांस लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में दिवाली से पहले स्थिति को देखते हुए दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई है। दोपहर 12:30 बजे दिल्ली सचिवालय में यह बैठक होगी। तो आपको बता दें, पर्यावरण प्रदूषण को लेकर लगातार गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं और इस प्रदूषण की वजह से काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सांस के मरीजों को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। इसके अलावा और भी ऐसी तमाम बीमारियां हैं जिसकी चपेट में लोग आते जा रहे हैं। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। आज 10 दिन हो चुके हैं इस प्रदूषण के स्तर को लगातार हाई इंडेक्स में ही मापा गया है। इसके बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में जब सूचकांक में अगर नंबर्स की बात की जाए तो लगातार आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं और लगातार मीटिंग्स का दौर भी जारी है। लेकिन बैठक में कौन सा निर्णय कब निकल रहा है, इसके बारे में बातचीत की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है कि पटाखों पर बैन लग गया है, लेकिन इसके बाद भी जो प्रदूषण है उसका स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नागेंद्र भाटी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, एक बार फिर बैठक बुलाई गई है। गोपाल राय लगातार बैठकों का दौर जारी रख रहे हैं और उसी बीच वो पर्यावरण संरक्षण को लेकर या फिर बात करें पर्यावरण प्रदूषण को लेकर इस बैठक में तमाम ऐसे मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार निर्णय कब तक निकल कर आएगा, कब तक प्रदूषण का जो स्तर है वो घटेगा? देखिए, जिस तरह का स्तर लगातार पॉल्यूशन का रहा है पिछले 10 दिन से दिल्ली और एनसीआर के अंदर सरकारों की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे दिल्ली सरकार की बात करें या फिर दिल्ली से सटे हुए जो स्टेट हैं उनकी सरकारों की बात करें, प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कोई फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। लगातार जो इंडेक्स पर है पॉल्यूशन लेवल वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। आज भी 500 के आसपास जो है वो AQI आ रहा है। तो दिल्ली सरकार की तरफ से भी इसको लेकर आज फिर एक बार बैठक की जा रही है। जो दिल्ली के स्कूल हैं उनकी विंटर वेकेशन जो है वो पहले ही कर दी गई है। अब 9 से 18 नवंबर तक विंटर वेकेशन दिल्ली के स्कूलों की कर दी गई है, जो अमूमन दिसंबर के लास्ट पे और जनवरी के शुरू में होती थी। तो वो ट्रांसफर होकर अब पहले कर दी है, जिस तरह से लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है। और इवन की बात दिल्ली सरकार की तरफ से की गई थी, लेकिन फिलहाल उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। स्मोक टावर फिर से शुरू कर दिया गया है। तो प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब देखना यह है कि आज जो बैठक दिल्ली सरकार की होने जा रही है उसमें क्या कुछ निकल कर आता है पॉल्यूशन को रोकने के लिए। दूसरी तरफ कांग्रेस आज दिल्ली के अंदर दोनों ही सरकारों के लिए, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने वाली है, ये आरोप लगाते हुए कि तमाम तरह के दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन कोई फर्क पड़ता हुआ पॉल्यूशन पर दिल्ली एनसीआर में नहीं दिख रहा है। लोग बुरी तरह से परेशान हैं, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, तमाम तरह की जो समस्याएं हैं पॉल्यूशन के चलते हुए वो हो रही हैं, लेकिन कोई रोकथाम होती हुई नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप कह रहे हैं नागेंद्र कि लगातार इस मुद्दे पर बातचीत तो हो रही है कि पर्यावरण में जो भी प्रदूषण फैल रहा है, चाहे वो पराली से हो, चाहे पटाखों से हो, या फिर जो भी गाड़ियों से पॉल्यूशन पैदा हो रहा है उसकी वजह से ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, लेकिन इसका हल कब तक निकलेगा? क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज भी बैठक का आयोजन किया गया है, 12:30 बजे बैठक होनी है, लेकिन इसका निर्णय कब तक निकलेगा? लोग तो परेशान हो रहे हैं और लोग इससे सफर हो रहे हैं। देखिए, चाहे सरकारों की तरफ से कितने भी दावे किए जा रहे हो, लेकिन
जो दिल्ली एनसीआर है और जिस तरह से पॉल्यूशन यहाँ पर बढ़ रहा है, ऐसा लगता है कि सभी सरकारों ने दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र को भगवान भरोसे छोड़ दिया है, क्योंकि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक इसी तरह से जो AQI लेवल है वो लगातार रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का भी यही कहना है कि जब तक बारिश नहीं होगी, अब चाहे वो बारिश आर्टिफिशियल तरीके से कराई जाए, जैसे कि दूसरे देशों के अंदर भी ऐसा किया जाता है। जब पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो आर्टिफिशियल बारिश कराई जाती है, लेकिन उस पर यहाँ कोई चर्चा ही होती हुई नहीं दिख रही है। ऐसा लगता है कि जैसे भगवान भरोसे हैं, बारिश होगी तो अपने आप सारी समस्या हल हो जाएगी। तब तक जो भी प्रयास दूसरे हैं वो सभी सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं। बिल्कुल, कृषि बारिश की जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, कृषि बारिश की बात कर रहे थे, तो लगातार केजरीवाल भी यही बात कर रहे हैं कि कृषि बारिश करवाई जाएगी। तो इसके बाद क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आएगा? इसके बाद क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स में इस कृषि बारिश के बाद कुछ फर्क देखने को मिलेगा? देखिए, कह जरूर रहे हैं केजरीवाल भी, लेकिन करेगा कौन? दिल्ली के मालिक वो हैं, दिल्ली की सरकार में वो हैं, तो करना तो उन्हीं को है। ये बात करने का वक्त नहीं है, ये कुछ करने का वक्त है। लोग परेशान हैं, लगातार AQI लेवल जो है वो बढ़ रहा है, तो अब करने का वक्त है। चाहे इससे पहले बैठकों के दौर रहे हों या फिर आज फिर दिल्ली सरकार की तरफ से बैठक की जा रही है, तो उसका कोई फर्क होता हुआ नहीं दिख रहा है। वो बहुत छोटे प्रयास है जो सरकारों की तरफ से किए जा रहे हैं, चाहे जो BS3 या 4 गाड़ियां हैं उनको बैन लगाने की बात रही हो, या फिर जो दिल्ली की बात करें तो जो बाहर के स्टेट्स हैं उनकी गाड़ियों को बैन कर दिया गया है। कमर्शियल गाड़ियां जो हैं वो दिल्ली के अंदर नहीं आ सकती हैं। जो निर्माण कार्य हैं उनको बंद कर दिया गया है। पराली जो जल रही हैं उन पर लगातार चालान किए जा रहे हैं, लेकिन सुधार होता हुआ कहीं भी नहीं दिख रहा है। फिर मैं वही कहूंगा कि सभी सरकारें भगवान भरोसे हैं, जब तक बारिश नहीं होगी तब तक इसी तरह का जो मौसम है और जो पॉल्यूशन है वो शायद इसी तरह से बना रहेगा। बिल्कुल, यही एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश की दिल्ली सहित आसपास के शहरों में वायु प्रदूषण का कहर लगातार 10वें दिन भी जारी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राजधानी के कनॉट प्लेस में बंद पड़े स्मॉग टावर को फिर से चालू कर दिया गया है। इस स्मॉग टावर के चालू होने के बाद जनता को क्या कुछ फायदा होगा, ये जानते हमारे संवाददाता नागेंद्र भारती ने स्मॉग टावर ऑपरेटर से खास बातचीत की है। दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। इसको लेकर सरकार की तरफ से तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो स्मॉग टावर की बात हो जो कि आज से शुरू कर दिया गया है, या फिर जो बड़े वाहन हैं उनका दिल्ली में एंट्री करना बंद हो। इस वक्त हम दिल्ली कनॉट प्लेस स्मॉग टावर के पास में हैं। आज से ये शुरू कर दिया गया है। इससे पहले ये DPCC के चेयरमैन की तरफ से बंद कर दिया गया था। ये सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा था, लेकिन जिस तरह से AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा था उसको लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी ये शिकायत की गई थी कि स्मॉग टावर को जल्द से जल्द शुरू कराया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज से स्मॉग टावर को शुरू कर दिया गया है। ये किस तरह से काम करता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ महिपाल सिंह जी हैं। महिपाल जी, किस तरह से ये काम करता है जो स्मॉग टावर बना है, और दिल्ली के अंदर कितने हैं ये इस तरह के? सर, दिल्ली के अंदर एक कनॉट प्लेस में इंस्टॉल है और ये ऑपरेशन में है। लास्ट नाइट से ऑपरेशन अगेन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर, आदेश पर इसको स्टार्ट कर दिया गया है। इसका ऑपरेशन कंटिन्यू है। और एक स्मोक टावर आनंद विहार में है, वो भी वर्किंग है, वो ऑपरेशन में है ऑलरेडी। तो ये किस तरह से काम करता है? जो धुंध है या डस्ट है उसको खींचता है या क्या, किस तरह से? आप इसकी टॉप हाइट पे देखेंगे, एटमॉस्फेयर से ये जो पॉल्यूटेड एयर, जो एयर है उसको सक करता है, और अंदर फिल्टर्स हैं, फिल्टर उसको क्लीनिंग प्रोसेस करके और फिर ये क्लीन एयर को एनवायरनमेंट में एग्जॉस्ट करता है।
शुरू कर दिया गया है। इसकी बड़ी डिमांड जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही थी। दिल्ली में प्रदूषण जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है उसको लेकर सरकार की तरफ से आज एक और कदम उठाया गया है। दिल्ली में सभी स्कूलों को 9 नवंबर से 18 नवंबर तक बंद कर दिया गया है। आमतौर पर सर्दियों की जो छुट्टियां हैं वो 25 दिसंबर के बाद दिल्ली के अंदर होती थी, लेकिन इस बार जिस तरह से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, सर्दियों की छुट्टी जो है विंटर वैकेशन वो समय से पहले कर दी गई हैं। कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ नागेंद्र भाटी, न्यूज वॉच इंडिया, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 सभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करने के लिए आज 9 नवंबर को उदयपुर आएंगे। पीएम मोदी उदयपुर जिले की 8 विधानसभा के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान में चुनाव प्रचार अभियान को तेजी से करने के लिए प्रधानमंत्री की यह पहली रैली होगी, जिसके बाद पीएम मोदी भोपाल के सतना में जनसभा को संबोधित करेंगे। वो यहां हवाई पट्टी के पास स्थित मैदान में दोपहर 11:30 बजे से बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री दिल्ली से विशेष विमान से खुजाहो में आएंगे और फिर वहां से हेलीकॉप्टर से सतना पहुंचेंगे। पीएम मोदी का 15 दिन में सतना जिले का ये दूसरा दौरा होगा। और साथ ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी प्रत्याशी ललित यादव सहित संभाग भर के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव सभा को संबोधित करेंगे, जहां प्रधानमंत्री मोदी अपना उद्बोधन दोपहर 12 बजे स्टेडियम में देंगे। चले खबरों में आगे बढ़ते हैं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर सदन में सवाल पूछने के आरोप है। इस केस में आज यानी 9 नवंबर को एथिक्स कमेटी की बैठक होगी। पहले यह बैठक 7 नवंबर को होनी थी, लेकिन इसे पोस्टपोन कर दिया गया। महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी के आरोपों की जांच कर रही एथिक्स कमेटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है। बैठक के बाद वे अपने ड्राफ्ट रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपेंगे। इसके बाद महुआ के सस्पेंशन, निष्कासन या फिर सांसदीय समाप्त होने का फैसला हो सकता है। 8 नवंबर को पार्लियामेंट्री कमेटी ने उनकी सांसदी खत्म करने की सिफारिश की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 500 पन्नों की रिपोर्ट में कमेटी ने महुआ मोइत्रा के कार्यों को बेहद आपत्तिजनक, अनैतिक और आपराधिक बताया। कमेटी ने टीएमसी सांसद के लिए कड़ी सजा की मांग की है। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विवादित बयान पर सियासत गर्मा गई है। जहां एक ओर बीजेपी सहित कुछ पार्टियां जहां विरोध कर रही हैं, वहां आरजेडी और कांग्रेस के नेता नीतीश कुमार के बयान का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। हमारे संवाददाता नागेंद्र भाटी ने कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद उदित राज से इस मुद्दे पर खास बातचीत की। चलिए आपको सुनाते हैं। नीतीश कुमार के बयान पर बवाल मचा हुआ है, उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के नेता उदित राज हैं। उनसे बात करते हैं। सर, जो बयान आया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, बड़ा दोहरा चरित्र का देश है। प्रेगनेंसी या प्रेग्नेंट शब्द का प्रयोग करने में लोगों को हिचक नहीं आती है, हिचक होती है, लेकिन गर्भवती और गर्भ कहना शर्म की बात आती है। इंटरकोर्स शब्द का इस्तेमाल ऑफन कर लेते हैं, लेकिन उसका हिंदी में कहना मुश्किल हो जाता है या शर्म आती है लोगों को। तो नीतीश जी ने जो कहा है बिल्कुल ठेठ भाषा में, बड़ी सिंपल भाषा में समझाया है। इसमें मैं तो नहीं समझता हूँ कोई गलत है, बल्कि इससे शिक्षा दी है उन्होंने। अब चूंकि इसको जो बीजेपी है और कुछ बीजेपी माइंडेड एनजीओ हैं, उन्होंने मुद्दा बनाया है इसको लेकर के, वरना कौन नहीं जानता कि बच्चा कैसे पैदा होता है और कैसे उसका रोकथाम हो सकता है और कंट्रासेप्टिव क्या है, और जो सीमेन अंदर जाता है उससे बच्चा पैदा होता है। इतनी बड़ी सांसारिक सत्य को, जीवन को सत्य कर कैसे छुपा सकते हो? और इसी की वजह से इस देश में लोगों को फ्रस्ट्रेशन है। इसी की वजह से तमाम तरह के
छेड़खानियाँ होती हैं। लोगों को लगता है कि ये बहुत अजीब बात है, अचंभित बात है और कोई अनोखी बात है। सबने देखा विधानसभा के बाहर आकर बीजेपी की एक एमएलसी हैं, वो रोई भी हैं। उन्होंने कहा है कि कोई सेक्स की क्लास नहीं चल रही थी, यहाँ दूसरे मुद्दों पर बातें होती हैं, लेकिन जिस तरह से शर्मसार करने वाले बातें कही हैं मुख्यमंत्री ने और हंस भी रहे हैं उस पर, तो उसका उन्होंने विरोध किया है। ये सब ढोंगी हैं, वो ढोंगी हैं सारे। ये तो प्रधानमंत्री उनको रोते रहते हैं, क्यों न रोए। ये सब मानवता के ऊपर कलंक है। एक तरफ जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो हाय तौबा मचता है। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए जो बात उन्होंने कही कि शिक्षित महिलाएं, शिक्षित लड़कियां वो जानती हैं, अवेयर हैं कि कैसे इसको रोका जाता है, तो ऐसे लोगों को क्या, ना समझ लोगों को क्या जवाब दूं। उनके कहने से नहीं होता। लेकिन आज करीब करीब आधे या एक तिहाई पूरा न्यायालय और पुलिस की पूरी ताकत इन्हीं चीज़ों पर लगी हुई है। इसलिए कि जो इसको इतना अनोखा और अचंभित करने वाला अजूबा बना रखा है, जो एक साधारण सी बात है। उन्होंने एक साधारण सी बात को कहा, वो समझाया। सर, पूर्व सांसद और कांग्रेस के नेता ये थे उदित राज जी, जिनका कहना है कि ये समाज का दोहरा चरित्र है। जो मुख्यमंत्री ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है और वो उसका समर्थन कर रहे हैं। कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ नागेंद्र भाटी, न्यूज वॉच इंडिया, दिल्ली। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिएगा एएमबी नेटवर्क।